हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग मध्यकालीन भारत में मुगल वंश के एमसीक्यूज क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, आइए पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, बाबर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन आधारित क्वेश्चन आजकल हमारे एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो इन सब में बिल्कुल ध्यान दीजिएगा। बाबर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बाबर सर्वप्रथम फरगना का शासक बना। दूसरा है, बाबर ने 1504 ईस्वी में काबुल पर अधिकार किया। तीसरा है, वह तैमूर वंश से संबंधित था। तो हमको पूछा गया है, प्रयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सत्य है। तो बाबर सर्वप्रथम फरगना का शासक बना, बिल्कुल सही है। बाबर ने 1504 ईस्वी में काबुल पर अधिकार किया, यह भी बिल्कुल सही है। वह तैमूर वंश से संबंधित था, यह ऑप्शन भी बिल्कुल सही है। जो बाबर के पिता थे वो तैमूर वंश से थे और माता जो थी वो मंगोल वंश से संबंधित थी। इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। आइए इसका डेफिनेशन भी देखते हैं। 1494 ईस्वी में 12 वर्ष की अल्प आयु में बाबर ट्रांस अक्सियाना के फरगना नामक छोटे से राज्य का शासक बना। बाबर ने 1504 ईस्वी में काबुल पर अधिकार किया था। वह कहता था कि काबुल से लेकर पानीपत में हासिल जीत तक मैंने हिंदुस्तान को जीतने के विषय में सोचना कभी बंद नहीं किया था। बाबर के पिता तैमूर वंश और माता मंगोल वंश से संबंधित थी। बाबर ने जिस नवीन वंश की नींव डाली वह तुर्की नस्ल का चगदाई वंश था, जिसका नाम चंगेज खां के द्वितीय पुत्र के नाम पर पड़ा, परंतु आमतौर पर इसे मुगल वंश कहा गया। क्वेश्चन नंबर 2 है, खानवा के युद्ध में बाबर द्वारा पराजित किए जाने वाला राजपूत राजा कौन था। तो खानवा का जो युद्ध हुआ था उसमें जो बाबर द्वारा पराजित राजा था, राजपूत राजा था, वो कौन था। राणा सांगा, रुद्रदेव, उदय सिंह या राणा प्रताप सिंह। तो खानवा के युद्ध में हारने वाला राजा था राणा सांगा। राणा सांगा को खानवा के युद्ध में बाबर ने 16 मार्च 1527 को हराया था। और राणा सांगा कौन थे, तो मेवाड़ के राजा थे राणा सांगा। खानवा का युद्ध 16 मार्च 1527 को मुगल शासक बाबर एवं मेवाड़ के राजा राणा सांगा के मध्य हुआ था। इस युद्ध में बाबर ने जिहाद का नारा दिया था एवं इस युद्ध में विजय के उपरांत बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की थी। थर्ड क्वेश्चन पर आते हैं, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। बाबर के भारत में आने के फलस्वरूप भारतीय उपमहाद्वीप में बारूद के उपयोग की शुरुआत हुई। स्थापत्य कला में मेहराब और गुंबद बनाने का आरंभ हुआ। और ऑप्शन 3 है, इस क्षेत्र में तैमूरी राजवंश स्थापित हुआ। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। तो हमारे पास 3 ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन था, भारतीय उपमहाद्वीप में बारूद के उपयोग की शुरुआत हुई कब। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। तो हमारे पास 3 ऑप्शंस है। पहला ऑप्शन था, भारतीय उपमहाद्वीप में बारूद के उपयोग की शुरुआत हुई कब हुई, बाबर के भारत में आने के फलस्वरूप। दूसरा था, स्थापत्य कला में मेहराब और गुंबद बनाने का आरंभ हुआ। और तीसरा था, इस क्षेत्र में तैमूरी राजवंश स्थापित हुआ। और यहाँ सही उत्तर का चयन करना है। तो हमारे पास जो सही उत्तर है वह केवल 3 हो जाएगा कि इस क्षेत्र में तैमूरी राजवंश स्थापित हुआ। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है। बाबर का जन्म 1483 ईस्वी में काबुल, जो अफगानिस्तान में स्थित है, के समीप फरगना में हुआ था। इसका पूरा नाम जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर था। यह तैमूर वंश से संबंधित था। बाबर का भारत पर सबसे महत्वपूर्ण आक्रमण 1526 ईस्वी का पानीपत का प्रथम युद्ध था, जिसमें इसका सामना लोदी वंश के शासक इब्राहिम लोदी से हुआ था, जिसमें तैमूर वंशी बाबर की विजय हुई और भारत पर मुगलों का आधिपत्य स्थापित हुआ। इस युद्ध में बाबर ने बारूद का पहली बार बड़े पैमाने पर प्रयोग किया था। अगला क्वेश्चन है, हुमायूं और शेरशाह से संबंधित है। हुमायूं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, 1530 ईस्वी में आगरा की गद्दी पर बैठा। और दूसरा है, पूर्वी भारत का प्रवेश द्वार कहे जाने वाले चुनार दुर्ग पर घेरा डालते समय उसका सामना शेर खां से हुआ। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन सत्य है, हमसे यह पूछा गया है। हमारे पास 2 कथन है, दोनों में से कौन सा कथन सत्य है। तो हुमायूं के संदर्भ में कहा गया है कि 1530 ईस्वी में आगरा की गद्दी पर बैठा था, तो बिल्कुल सही है कि हुमायूं बाबर की मृत्यु के पश्चात दिसंबर 1530 में आगरा की गद्दी पर बैठा था। तो उस समय वह 23 वर्ष का था।
और दूसरा कथन है पूर्वी भारत का प्रवेश द्वार कहे जाने वाले चुनार दुर्ग पर घेरा डालते समय उसका सामना शेर खां से हुआ था। तो हमारा ये ऑप्शन भी बिल्कुल सही है। आइए कूट देख लेते हैं। इसके अकॉर्डिंग पहला और दूसरा दोनों सही है, तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। बाबर की मृत्यु के पश्चात दिसंबर 1530 में हुमायूं आगरा की गद्दी पर बैठा। उस समय वह 23 वर्ष का था। 1532 ईस्वी में दौराह बिहार नामक स्थान पर अफगान सेना को परास्त करते हुए हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर घेरा डाला, जो पूर्वी भारत के प्रवेश द्वार के रूप में जाना जाता था। चुनार दुर्ग अफगान सरदार शेर खां शेरशाह सूरी के अधिकार क्षेत्र में था। यहीं पर हुमायूं का सामना शेर खां से हुआ था। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए हुए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 में दिया गया लड़ाई और सूची 2 में है संबंधित वर्ष। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? जैसा आप सभी जानते हैं पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में हुआ था, तो ए का 2 सही हो जाएगा। खानवा का युद्ध हुआ था 1527, मार्च 1527 में खानवा का युद्ध हुआ था। चौसा का युद्ध हुआ था 1539 में और कन्नौज का युद्ध हुआ था 1540 में। आइए कूट भी देख लेते हैं। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526, खानवा का युद्ध 1527 में हुआ, चौसा का युद्ध 1539 में और कन्नौज का युद्ध 1540 में हुआ था। तो ए का 2, बी का 1, सी का 3rd हो जाएगा, ए का 2, बी का 1, सी का 4th हो जाएगा और डी का 3rd हो जाएगा। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है। पानीपत का प्रथम युद्ध अप्रैल 1526 में हुआ था और विजयी शासक कौन था? तो बाबर था। खानवा का युद्ध मार्च 1527 में हुआ था और इसमें जो विजयी हुआ था वह था बाबर। चौसा का युद्ध जून 1539 में हुआ था, शेरशाह सूरी इसमें विजयी था। कन्नौज का युद्ध मई 1540 में हुआ और इस युद्ध में भी शेरशाह सूरी की जीत हुई थी। क्वेश्चन नंबर 6 है, मात्र एक मुट्ठी बाजरे के चक्कर में मैंने अपना साम्राज्य खो दिया होता। इस कथन को आप किस मध्यकालीन शासक से संबंध करेंगे? ऑप्शन ए है अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, शेरशाह सूरी या औरंगजेब। तो किसने कहा था कि मात्र एक मुट्ठी बाजरे के चक्कर में मैंने अपना साम्राज्य खो दिया होता? इस कथन को आप किस मध्यकालीन शासक संबंध करेंगे? तो यह कथन किसका है? तो ऑप्शन सी शेरशाह सूरी का है। ये आंसर हमारा सही हो जाएगा। शेरशाह के द्वारा यह कथन मारवाड़ के शासक मालदेव से युद्ध के समय कहा गया था, जब शेरशाह ने शौर्य के स्थान पर कूटनीति का सहारा लिया था। शेरशाह ने जैता और कुंपा की बहादुरी से प्रभावित होकर यह वक्तव्य दिया था। शेरशाह ने अजमेर, नागौर, मेड़ता एवं आबू के किलों पर अधिकार कर लिया। यद्यपि शेरशाह की यह विजय उसकी मृत्यु के पश्चात स्थायी नहीं रह सकी। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से किस स्मारक का निर्माण शेरशाह ने करवाया था? दिल्ली की किला एक उहना मस्जिद, जौनपुर की अटाला मस्जिद, गौर की 12 सोना मस्जिद और दिल्ली की कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा कि शेरशाह ने करवाया था, किस स्मारक का निर्माण करवाया था? तो दिल्ली की किला एक उहना मस्जिद का निर्माण करवाया था। डेफिनेशन देखते हैं। शेरशाह ने दिल्ली में हुमायूं द्वारा निर्मित दिन पनाह को ध्वस्त कर उसके ध्वंसावशेषों पर पुराने किले का निर्माण करवाया। इस किले के अंदर शेरशाह ने 1545 ईस्वी में किला एक उहना मस्जिद का निर्माण करवाया। शेरशाह का शासनकाल भारतीय भवन निर्माण कला के इतिहास में संक्रांति का युग कहा जाता है। दोस्तों यह क्वेश्चन भी बन सकता है कि किस शासक का शासनकाल संक्रांति का युग कहा जाता है? तो शेरशाह सूरी का, ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 में आते हैं, कृषकों की सहायता के लिए किस मध्यकालीन भारतीय शासक ने पट्टा एवं कबूलियत की व्यवस्था प्रारंभ की थी? अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, शेरशाह सूरी या अकबर। तो कृषकों की सहायता के लिए मध्यकालीन भारतीय शासक ने पट्टा एवं कबूलियत की व्यवस्था प्रारंभ की थी। तो करने वाले कौन थे? तो शेरशाह सूरी। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है। कबूलियत एवं पट्टा प्रथा की शुरुआत शेरशाह सूरी ने की। उसने किसानों से प्रत्यक्ष संबंध स्थापित किए। प्रत्येक किसान को पट्टा दिया जाता था, उसमें कबूलियत लिखवाई जाती थी। शेरशाह के समय में भूमि 3 वर्गों उत्तम, मध्यम एवं निकृष्ट में विभाजित की गई। पैदावार का लगभग 1/3 भाग सरकार लगान के रूप में वसूल करती थी।
किसानों को शेरशाह के शासनकाल में जरिमाना एवं या सर्वेक्षण शुल्क या महासेलाना शुल्क भी देना पड़ा। प्रश्न नंबर 9 है, शेरशाह का मकबरा कहाँ स्थित है? सासाराम, दिल्ली, कलिंजर या सोनार गांव में। तो जैसा आप सभी जानते हैं कि शेरशाह का मकबरा सासाराम में स्थित है। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। बिहार के शाहाबाद के सासाराम नामक स्थान पर शेरशाह का मकबरा स्थित है। यह मकबरा हिंदू मुस्लिम स्थापत्य शैली के सम्मिश्रण का सुंदर उदाहरण है। मकबरे के भीतरी भाग को हिंदू वास्तुकला के अनुरूप सुसज्जित किया गया है। इस पर हिंदू और इस्लामी कला का स्पष्ट प्रभाव देखा जा सकता है। अगला क्वेश्चन अकबर से संबंधित है, आइए देख लेते हैं। कलानौर में राज्याभिषेक के समय अकबर की आयु कितनी थी? तो कलानौर में जब हुमायूं की मृत्यु के पश्चात अकबर का राज्याभिषेक हुआ था, उस समय अकबर 13 साल का था, 15 वर्ष, 18 वर्ष या 20 वर्ष। तो कलानौर में राज्याभिषेक के समय अकबर की आयु 13 वर्ष की थी। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। हुमायूं की मृत्यु के पश्चात बैरम खान ने गुरदासपुर के निकट कलानौर में 14 फरवरी 1556 को अकबर का राज्याभिषेक करवाया। वह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर बादशाह गाजी की उपाधि से राज्य सिंहासन पर बैठा। राज्याभिषेक के समय अकबर की आयु मात्र 13 वर्ष 4 महीने की थी। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अकबर अपना धार्मिक विचार विमर्श कहाँ करता था? जोधाबाई महल, पंचमहल, इबादत खाना या बुलंद दरवाजा। तो अकबर अपना धार्मिक विचार विमर्श कहाँ करता था? तो इबादत खाना में करता था। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है। अकबर ने अपने धार्मिक विचार विमर्श के लिए 1575 ईस्वी में फतेहपुर सिकरी में इबादत खाना की स्थापना की। पहले इबादत खाना में मुस्लिम धर्म से संबंधित लोगों को बुलाया जाता था, परंतु 1578 ईस्वी के बाद से इसके द्वार सभी धर्मों के लिए खोल दिए गए। इबादत खाने में धार्मिक विचार विमर्श गुरुवार को सायंकाल में होता था। क्वेश्चन नंबर 12 है, सम्राट अकबर द्वारा निम्न में से किसको जरी कलम की उपाधि प्रदान की गई? मोहम्मद हुसैन, मुकम्मल खां, अब्दुस्मद या मीर सैयद अली। तो सम्राट अकबर के द्वारा किसको जरी कलम की उपाधि प्रदान की गई थी? तो मोहम्मद हुसैन को। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। अकबर का शासनकाल फारसी साहित्य का पुनर्जागरण काल था। आईने अकबरी में अकबर के राज दरबार के 59 कवियों के नाम मिलते हैं। इनमें से कश्मीर का प्रसिद्ध कवि मोहम्मद हुसैन का नाम भी उल्लेखित था, जिसे अकबर ने जरी कलम की उपाधि प्रदान की थी। आईने अकबरी में लिखा है कि बादशाहत एक ऐसी किरण है जो संपूर्ण ब्रह्मांड को प्रकाशित करने में सक्षम है। इसे समसामयिक भाषा में फरे-इज़्ज़ी कहा गया है। अगला क्वेश्चन है, आईने अकबरी पुस्तक का लेखक कौन है? अकबर, अबुल फजल, फिरदौसी या जहांगीर। तो आईने अकबरी पुस्तक का लेखक अबुल फजल है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अबुल फजल ने ही आईने अकबरी पुस्तक लिखा है। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है। अकबर के दरबारी इतिहासकार अबुल फजल ने अकबर की प्रेरणा से अकबरनामा नामक ग्रंथ की रचना की। यह ग्रंथ 3 खंडों में विभक्त है। आईने अकबरी इसी का तीसरा खंड है। आईने अकबरी को अबुल फजल ने 5 खंडों में विभक्त किया है। अगला क्वेश्चन है, जब ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ था उस समय भारत का मुगल बादशाह कौन था? अकबर, जहांगीर, हुमायूं या औरंगजेब। तो जब ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ था उस समय भारत का मुगल बादशाह अकबर था। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन 31 दिसंबर 1600 में महारानी एलिजाबेथ फर्स्ट के समय हुआ। उस समय भारत का शासक मुगल बादशाह अकबर था। अकबर मुगल वंश का तीसरा शासक था। इसे अकबर आजम, शहंशाह अकबर, महाबली शहंशाह के नाम से भी जाना जाता था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट को हिंदी गीतों की रचना का श्रेय प्राप्त है? बाबर, अकबर, जहांगीर या शाहजहां। तो किस मुगल सम्राट को हिंदी गीतों की रचना का श्रेय प्राप्त है? तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, अकबर को। मुगल सम्राट अकबर को हिंदी गीतों की रचना का श्रेय दिया जाता है। अकबर रायकरण के छद्म नाम से हिंदी गीतों की रचना करता था। अकबर ने हिंदी साहित्य को संरक्षण प्रदान किया। उसके शासनकाल को हिंदी भाषा का स्वर्णकाल कहा जाता है। अकबर ने बीरबल को कवि प्रिय तथा नरहरि को महापात्र की उपाधि प्रदान की थी। क्वेश्चन नंबर 16 है,
अकबर ने दिने इलाही किस वर्ष में प्रारंभ किया? 1570, 1578, 1581 या 1582। तो अकबर ने दिने इलाही किस वर्ष प्रारंभ किया था? तो 1582 में। ऑप्शन डी हमारा सही आंसर है। अकबर ने विभिन्न धर्मों से प्राप्त उदार तत्वों का सार संग्रह किया। उस युग के विभिन्न धर्मों के तुलनात्मक अध्ययन के कारण अकबर ने 1582 ईस्वी में दिने इलाही के रूप में प्रसिद्ध धार्मिक व्यवस्था का प्रवर्तन किया। बीरबल एकमात्र हिंदू था जिसने इस धर्म को स्वीकार किया। राजा मान सिंह और राजा भगवान दास ने इस धर्म का विरोध किया था। 1583 ईस्वी में एक नया कैलेंडर इलाही संवत आरंभ किया। अकबर पर इस्लाम धर्म के बाद सबसे अधिक प्रभाव हिंदू धर्म का था। क्वेश्चन नंबर 17 है, भू राजस्व प्रशासन के क्षेत्र में शेर शाह एवं अकबर के मध्य निम्नलिखित में से कौन निरंतरता की कड़ी थी? बीरबल, टोडरमल, भगवान दास या भारमल? तो हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा, टोडरमल। 1582 ईस्वी में राजस्व मंत्री टोडरमल के निर्देशन में संपूर्ण भू राजस्व व्यवस्था को नया स्वरूप प्रदान किया गया। टोडरमल द्वारा प्रचलित लगान व्यवस्था को टोडरमल बंदोबस्त, आईने दहसाला या जब्ती व्यवस्था कहा जाता है। आईने दहसाला के अंतर्गत अलग अलग फसलों के पिछले 10 वर्ष में उत्पादन और उसी समय के उनके प्रचलित मूल्यों का औसत निकालकर उस औसत का 1/3 भाग राजस्व के रूप में नकद वसूला जाता था। क्वेश्चन नंबर 18 है, महाभारत के फारसी अनुवाद का शीर्षक है। अनवार सुहेली, रजमनामा, हस्तबहिष्ट या अयार दानिश? तो महाभारत के फारसी अनुवाद का शीर्षक है रजमनामा। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है। महाभारत के विभिन्न अंशों का फारसी में अनुवाद फैजी और अबुल फजल की निगरानी में मुस्लिम विद्वानों नकीब खान, बदायूनी, अबुल फजल तथा फैजी द्वारा किया गया तथा उन्हें संयुक्त रूप से रजमनामा से संबोधित किया गया। रजमनामा की 3 प्रतियां हैं। प्रथम जयपुर अजायब घर में, द्वितीय वर्ष 1599 में तैयार जो वर्तमान समय में अनेक संग्रहालयों में रखी गई है, और तीसरा रजमनामा रहीम का है जो वर्ष 1616 ईस्वी में पूरा हुआ था। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। प्रसिद्ध जैन आचार्य जिनको अकबर ने सम्मानित किया था, चंद्रप्रभा सूरी, हरिविजय सूरी, पुष्पदंत या यशोभद्र? तो प्रसिद्ध जैन आचार्य कौन थे जिनको अकबर ने सम्मानित किया था? तो हरिविजय सूरी। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है। हरिविजय सूरी प्रसिद्ध जैन आचार्य थे जिसको अकबर ने सम्मानित किया। अकबर ने जैन विद्वान हरिविजय सूरी को जगत गुरु की उपाधि प्रदान की थी। अकबर ने सभी धर्मों के प्रति अपनी सहिष्णुता की भावना के कारण अपने शासनकाल में आगरा एवं लाहौर में ईसाइयों को गिरजाघर बनवाने की अनुमति प्रदान की। खरतार गच्छ संप्रदाय के जैनाचार्य जिन चंद्र सूरी को भी अकबर ने प्रश्रय दिया था। क्वेश्चन नंबर 20 है, राजपुताना के निम्न राज्यों में से किस एक ने अकबर की संप्रभुता स्वयं स्वीकार नहीं की थी? आमेर, मेवाड़, मारवाड़ या बीकानेर? तो राजपुताना के कौन से राजा थे जिन्होंने अकबर की संप्रभुता स्वीकार नहीं की थी? तो वो था मेवाड़। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अकबर का समकालीन मेवाड़ के सिसोदिया वंश का शासक राणा उदय सिंह था जिसने मुगल सम्राट अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की। मेवाड़ राजस्थान का एकमात्र ऐसा राज्य था जहां के राजपूत शासकों ने मुगल सेना का सदैव विरोध किया। अकबर ने मेवाड़ को अपने अधीन करने के लिए 1567 ईस्वी में चित्तौड़ के किले पर आक्रमण कर दिया। अंततः 1568 में मुगल सेना ने मेवाड़ की राजधानी एवं चित्तौड़ के किले पर अधिकार कर लिया। अकबर द्वारा बनाई गई कौन सी इमारत का नक्शा बौद्ध विहार के अनुरूप है? पंचमहल, दीवाने खास, जोधाबाई का महल या बुलंद दरवाजा? तो अकबर द्वारा बनाया गया कौन सा इमारत है जिसका नक्शा बौद्ध विहार के अनुरूप था? तो पंचमहल। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। आइए इसका डेफिनेशन भी देखते हैं। अकबर ने फतेहपुर सीकरी में जोधाबाई का महल एवं पंचमहल का निर्माण करवाया। पंचमहल का आकार पिरामिड जैसा था जो बौद्ध विहार की संरचना के अनुरूप बनवाया गया था। पंचमहल को हवा महल भी कहा जाता है। पहली मंजिल के बड़े हॉल में 48 खंभे निर्मित हैं। अकबर के इस निर्माण कार्य में बौद्ध विहारों एवं हिंदू धर्म का प्रभाव स्पष्ट दिखाई पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 22 है, अकबर के दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेजी व्यापारी कौन था? रॉल्फ फिंच, सर थॉमस रो, जॉन हॉकिंस एवं पीटर मुंडी? तो अकबर के दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेजी व्यापारी था रॉल्फ फिंच। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा।
अकबर के दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज व्यापारी रॉल्फ फिंच 1583 ईस्वी में भारत आया था और 1591 ईस्वी में इंग्लैंड वापस लौट गया। वह प्रथम अंग्रेज यात्री था जिसने भारतीयों तथा उनके रीति रिवाजों के बारे में लिखा। उसने आगरा एवं फतेहपुर सीकरी को लंदन से भी बड़ा बताया। उसने बाल विवाह तथा सती प्रथा का उल्लेख किया है। अगला क्वेश्चन है, अकबर के साथ युद्ध करने वाली दुर्गावती कहाँ की रानी थी? मंडला, मांडू, असीरगढ़ या रामगढ़? क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर हो जाएगा मंडला। रानी दुर्गावती मंडला की रानी थी। 1564 ईस्वी में अकबर ने आसफ खां के नेतृत्व में गोंडवाना पर आक्रमण किया। जबलपुर के पास रानी दुर्गावती ने स्वयं पुरुष वेश में युद्ध का नेतृत्व किया। दुर्गावती गढ़ एवं मंडला के बीच हुए युद्ध में पराजित हुए। अकबर ने रानी दुर्गावती को अपमानित करने हेतु रानी के प्रिय सफेद हाथी और उनके विश्वस्त वजीर आधार सिंह को भेंट के रूप में अपने पास भेजने को कहा, परंतु रानी ने यह मांग ठुकरा दी थी। अगला क्वेश्चन संबंधित है जहांगीर से। क्वेश्चन नंबर 24 है, दो अस्पा एवं सिंह अस्पा प्रथा किसने प्रारंभ की थी? अकबर, जहांगीर, शाहजहां या औरंगजेब? तो हमारा सही आंसर हो जाएगा जहांगीर। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। दो अस्पा एवं सिंह अस्पा प्रथा का प्रारंभ जहांगीर ने अपने शासनकाल के दौरान प्रशासनिक कार्य के अंतर्गत किया था। इन दोनों के अंतर्गत बिना जात पद बढ़ाए ही मनसबदारों को अधिक सेना रखनी पड़ती थी। दो अस्पा में मनसबदारों को अपने सवार पद के 2 गुने घोड़े रखने पड़ते थे। सिंह अस्पा में मनसबदारों को अपने सवार पद के 3 गुने घोड़े रखने होते थे। मनसबदारों को वेतन, नगद एवं जागीर दोनों ही रूप में देने की व्यवस्था थी। क्वेश्चन नंबर 25 है, जहांगीर ने सर थॉमस रो को कहाँ मिलने का अवसर दिया था? आगरा, अजमेर, दिल्ली या फतेहपुर सीकरी? तो जहांगीर ने सर थॉमस रो को कहाँ मिलने का अवसर दिया था? तो अजमेर। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है। सर थॉमस रो 10 जनवरी 1616 को इंग्लैंड के सम्राट जेम्स प्रथम के प्रतिनिधि के रूप में जहांगीर से अजमेर में पहली बार मिला। थॉमस रो अंग्रेजों के व्यापार के लिए अनुकूल रियायतें प्राप्त करके 1619 ईस्वी में वापस लौट गया था। सर थॉमस रो की यात्रा का विवरण उसकी पुस्तक ए वायल टू ईस्ट इंडीज में मिलता है। क्वेश्चन नंबर 26 है, किस मुगल शासक ने तंबाकू के प्रयोग का निषेध किया? मोहम्मद शाह, बाबर, जहांगीर, औरंगजेब? किस मुगल शासक ने तंबाकू के प्रयोग को निषेध किया था? तो जहांगीर। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है। लोक कल्याण के कार्यों से संबंधित 12 अध्यादेशों की घोषणा जहांगीर ने की थी। इसमें शराब, तंबाकू एवं अन्य मादक पदार्थों की बिक्री एवं निर्माण पर प्रतिबंध लगाया गया। जहांगीर अपने पिता अकबर की भांति उदार प्रवृत्ति का शासक था। जहांगीर महल कहाँ स्थित है? क्वेश्चन नंबर 27 है, जहांगीर महल कहाँ स्थित है? दिल्ली, औरंगाबाद, आगरा या लाहौर? तो हमारा सही आंसर हो जाएगा आगरा। जहांगीर महल आगरा में स्थित है। जहांगीर महल आगरा के किले में स्थित है। इसका निर्माण अकबर ने अपने पुत्र और उत्तराधिकारी सलीम के रहने के लिए करवाया। इस महल की अधिकांश शैली हिंदू स्थापत्य कला शैली से प्रभावित है। यह लगभग वर्गाकार भवन है। इसका निर्माण लाल रंग के पत्थरों से किया गया है। क्वेश्चन नंबर 28 है, नूरजहां का वास्तविक नाम क्या था? जेबुनिसा, फातिमा बेगम, मेहरुनिसा या जहां आरा? तो नूरजहां का वास्तविक नाम क्या था? तो मेहरुनिसा जो नूरजहां का वास्तविक नाम था। नूरजहां का वास्तविक नाम मेहरुनिसा था। यह जहांगीर की पत्नी थी। जहांगीर ने अपने निसार नामक सिक्के पर अपने नाम एवं आकृति के साथ नूरजहां का नाम और आकृति अंकित करवाया था। नूरजहां के पहले पति का नाम अली कुली इस्ताजलू था, जिसे जहांगीर ने शेरे अफगान की उपाधि दी थी। क्वेश्चन नंबर 29 है, निम्नलिखित अंग्रेजों में से किसे जहांगीर ने खान की उपाधि से सम्मानित किया था? आइए ऑप्शन देखते हैं। हॉकिंस, सर थॉमस रो, एडवर्ड टेरी या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो किस अंग्रेज को जहांगीर ने खान की उपाधि से सम्मानित किया था? तो हॉकिंस। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। 1608 ईस्वी में हॉकिंस ब्रिटिश राजा जेम्स प्रथम का राजदूत था तथा मुगल दरबार में उपस्थित होने वाला प्रथम अंग्रेज था। उसको अंग्रेजी कंपनी के लिए व्यापारिक सुविधाएं प्राप्त करने के लिए भेजा गया था। हॉकिंस की कार्य प्रणाली से प्रसन्न होकर जहांगीर ने उसको 400 कॉमन सब एवं इंग्लिश खां की उपाधि दी थी। क्वेश्चन नंबर 30 है, जहांगीर की निम्नलिखित पत्नियों में से किसने आत्महत्या की थी?
नूरुन्निसा बेगम, शाह बेगम, करमसी या मलिका जहां। तो शाह बेगम जो थी, जो जहांगीर की पत्नी थी, उसने आत्महत्या की थी। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है। जहांगीर की पत्नी शाह बेगम ने जहांगीर की शराब की आदतों से दुखी होकर आत्महत्या कर ली थी। शाह बेगम का वास्तविक नाम मानबाई था। मानबाई से जहांगीर के सबसे बड़े पुत्र खुसरो का जन्म हुआ था। 13 फरवरी 1585 को सलीम का विवाह आमेर के राजा भगवान दास की पुत्री मानबाई से संपन्न हुआ था। मानबाई को सलीम ने शाह बेगम की उपाधि प्रदान की थी। मुगल चित्रकला किसके शासनकाल में अपनी पराकाष्ठा पर पहुंची? औरंगजेब, अकबर, जहांगीर या शाहजहां। तो मुगल चित्रकला किसके शासनकाल में अपनी पराकाष्ठा पर पहुंची थी? तो जहांगीर। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है। जहांगीर के शासनकाल में मुगल चित्रकला अपने शिखर पर पहुंच गई थी। जहांगीर चित्रकला का कुशल पारखी था। जहांगीर के दरबार के सुप्रसिद्ध चित्रकारों में अबुल हसन, उस्ताद मंसूर, बिशनदास प्रमुख थे। अबुल हसन जहांगीर का प्रिय चित्रकार था, जिसे नादिर उज जमा की उपाधि से विभूषित किया गया था।